गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपने अध्याय नंबर 8 में राशि की तुलना में प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन अपने 5 हो चुके थे। आज अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, अर्थात वो 10% डिस्काउंट देती है। किस पर? अंकित मूल्य पर। ठीक, अब यदि 1450 रुपए अंकित मूल्य की एक जींस एवं दो कमीज मतलब दो शर्ट हैं, जिनमें से प्रत्येक अंकित, जिस पर प्रत्येक का अंकित मूल्य किन पर? उन दोनों कमीजों पर प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है। तो हमें पूछा गया है इनको खरीदने के लिए ग्राहक जो कस्टमर है उसको कितने का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कितने रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। ठीक, तो आप पहले सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने पास जींस है, उसका तो अंकित मूल्य 1450 रुपए है, और जो अपने पास शर्ट है उनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। और हमें कितनी खरीदनी है? उस ग्राहक है अपने पास, वो कितने अपने पास शर्ट खरीदेगा? कमीज 2, तो 850 का दुगुना 1700, कितना हो जाएगा? 1700। तो 1700 रुपए की वो कमीज खरीद रहा है और 1450 की वो जींस खरीद रहा है। ठीक है, और उन पर 10% का बट्टा दिया जाता है। तो आप सबसे पहले इनका कुल निकालो और उसका 10% निकाल लो, या अलग अलग। जैसे आप पहले जींस का जो अंकित मूल्य है उस पर आप 10% छूट लेकर जो उसका अपने पास ग्राहक को भुगतान करने वाली राशि है वो आप ले लीजिएगा। जैसे इसका 10% निकाल लो और फिर उन दोनों कमीजों का 10% निकाल लो और वो माइनस कर दो, क्योंकि वो बट्टा अंकित अपन ने क्या कर दिया, उसका बट्टा दे दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया। तो उसके पश्चात जो राशि आएगी वो ग्राहक को भुगतान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो लिखिए दिया है, बहुत ही इजी सवाल है। दिया ये अपने पास जींस का अंकित मूल्य, कितना दिया अपने पास? जींस का अंकित मूल्य 1450 एवं और क्या दिया अपने पास? 2 कमीज, या आप लिखिए प्रत्येक कमीज का ऐसे लिख लो, एक कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 850। इसलिए 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास? क्योंकि वो ग्राहक कितने कमीज लेगा? 2 कमीज, तो इसलिए 2 कमीज का अंकित मूल्य बराबर 2 गुणा 850, कितने हो जाएंगे अपने पास? 8 दूनी 16 और 1700 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक चलिए। अब वो कहेंगे दुकान कितना प्रतिशत हमें डिस्काउंट देता है? 10%। आप लिखेंगे दुकान द्वारा दिया गया बट्टा प्रतिशत, कितना बट्टा प्रतिशत देता है वो? 10%। तो आप यहां से लिखेंगे, इसलिए जींस पर मिलने वाला डिस्काउंट वो कितना हो जाएगा? तो आप 1450 का 10%, क्योंकि जो बट्टा प्रतिशत है वो हमेशा अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य कितना है? 1450, तो 1450 का आप 10% निकाल लो। ठीक है, तो वो जो राशि आएगी वो क्या लेगा? वो डिस्काउंट छूट हो गई उसकी, तो वो छूट क्या होगी? अंकित मूल्य से माइनस कर देंगे, तो उतने जो रुपए आएंगे लास्ट में, जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट माइनस करने के पश्चात, तो वही क्या होगी? वो राशि उस ग्राहक द्वारा भुगतान करने वाली राशि होगी। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसलिए जींस पर बट्टा देने के पश्चात, या बट्टा वाली राशि या बट्टा राशि निकाल लो। जींस पर बट्टा राशि, पहले बट्टा राशि निकाल लो, तो बट्टा राशि क्या हो जाएगी? 1450 का अंकित मूल्य का 10%, तो 1450 का 10% का मतलब 10/100, प्रतिशत हटाया तो बट्टा 100, 10 से 10 कितने रुपए आ गए? 145 रुपए। तो कितने रुपए का बट्टा मिलेगा अपने को जींस पर? कितने रुपए की बट्टा राशि, मतलब जो छूट वाली राशि है वो कितने रुपए मिलेंगे? 145। तो आप इसलिए जींस ग्राहक द्वारा जींस का
जिन्स का चुकाया गया मूल्य, ठीक है, ग्राहक द्वारा जिन्स का चुकाया गया मूल्य। भाई 1450 तो उसका अंकित मूल्य, और उसमें से 145 रुपए उसको जो बट्टा मिला वो माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, छूट मिली ना, वो छूट माइनस हो जाएगी, ठीक है, अंकित मूल्य में से छूट माइनस तो करो आप। तो आपको पता ही है कि 1450 है, तो ये 450 में से आप 145 माइनस करोगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे अपने पास? 305, 1305 हो जाएंगे क्या? 1305, ओके, चलिए 1305 हो गया। ये 1305 रुपए उस जींस का देना पड़ेगा जो कस्टमर है उसको, ठीक है। अब अपन कमीज का निकाल लेते हैं। तो चूंकि दोनों कमीजों पर दी जाने वाली बट्टा राशि, अब इसकी वही दोनों पर देना तो एक ही है, डिस्काउंट तो दोनों पर ही, चाहे वो जींस लो चाहे आप कुछ भी लो, वहां से दोनों कमीज लो जींस लो कुछ भी लो, बट्टा वो कितना देगा? 10%। तो यहां से जो दी जाने वाली राशि है वो कितनी है? उसके अंकित मूल्य पर 10%, और दोनों कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो रही है अपने पास है? 1700 रुपए। तो 1700 रुपए का 10%, तो प्रतिशत हटाया बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अपने 17 को 10 से गुणा करेंगे तो 170 रुपए। तो ये वो 170 रुपए उन दोनों कमीजों पर दी जाने वाली बट्टा राशि, अर्थात जो छूट है वो कितने रुपए? 170 रुपए। तो इसलिए अपने पास ग्राहक द्वारा दोनों कमीजों का चुकाया गया मूल्य, ग्राहक द्वारा दोनों कमीजों का चुकाया गया मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल 1700 थे और उसमें से 170 रुपए उसको डिस्काउंट छूट मिल गई, ठीक है, बट्टा। तो 1700 में से 170, 1700 में से 100 गए 1600, और 1600 में से 70 1530, तो 1530 रुपए, 1530 रुपए, ओके। तो अब अपने पास अपन लास्ट में अपने से पूछा गया है कि दोनों को खरीदना है, जींस भी खरीदता है और दोनों कमीज भी खरीदता है, तो आप लिखेंगे इसलिए ग्राहक द्वारा जींस व दोनों कमीजों का कुल चुकाया गया मूल्य या कुल किया गया भुगतान, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1530 और 1305 जोड़ देना, 1500 और 1300 2800, और 30 से 5 35, 2835 रुपए अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। तो लास्ट में यहां पे लिख देना, इसलिए ग्राहक द्वारा जींस एवं दोनों कमीजों को खरीदने के लिए चुकाया या किया गया भुगतान कितना हो जाएगा अपने पास? कितना भुगतान करना पड़ेगा उसको? 1305, तो ये 1305 प्लस कितना हो जाएगा? 1530, तो टोटल मिला के अपने पास कितने हो गए? 13 15 28 और 2835, तो 2835 रुपए का उसको भुगतान करना पड़ेगा, और यही क्या उसका आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपन बात करते हैं अपने सवाल नंबर 7 की, ठीक। सवाल नंबर 7 है अपने पास, एक दूध वाले ने 2 भैंसें बेची, प्रत्येक भैंस को 20,000 रुपए में बेचा। एक भैंस पर, पहली भैंस पर उसको 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पे उसे 10% की हानि हुई, ठीक है। तो इस पूरे लेन देन में या इस पूरे सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि एक दूध वाले ने प्रत्येक दो भैंसों को, ठीक है। तो अपने पास यहां पे लिखेंगे दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस की
की दर से बेचा, ठीक है, प्रति भैंस की दर से बेचा। उसको पहली भैंस पर 5% लाभ व दूसरी भैंस पर 10% हानि हुई, 10% हानि हुई, तो इस पूरे लेन देन में, तो इस पूरे लेन देन में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। प्रतिशत में नहीं पूछा, केवल लाभ या अथवा हानि हुई। ओके, ठीक। अपने से पूछा गया है कि जो अपन ने उसने 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से, मतलब एक भैंस का उसने जब एक भैंस को बेचा तो 20,000 में, दूसरी को बेचा तो भी 20,000 में। तो जब वो एक भैंस को बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है, दूसरी को बेचता है 20,000 में तो उसको 10% की हानि होती है। तो अपने पास ये 20,000 रुपए प्रत्येक भैंस का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप मुझे ध्यान से बताइए, आप अच्छे से बताइए, क्या यहाँ पे क्रय मूल्य है? और जब तक क्रय मूल्य नहीं है तब तक अपन लाभ हानि ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो इसलिए मान के चलना पड़ेगा कि क्रय मूल्य इसका इतना होगा, ठीक है। वो 100 रुपए मांग के चल लीजिए, ठीक है। तो आप पहले आप मान लेना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने पास, माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इसी प्रकार दूसरी भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपए है, और वो लेते हुए आप एक एक नियमानुसार, किसके नियमानुसार, एक एक नियमानुसार इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, जो अभी मैं आपको समझा देता हूं। पहले सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो देखिए, अपने पास दिया हुआ है यहां पर प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य, प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ अपने पास, 20,000 रुपए दिया है। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना अपने पास, 20,000 रुपए। समझाया आपको, प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य अपने पास 20,000 रुपए। पहली भैंस पर लाभ कितना अपने को, 5%, और दूसरी भैंस पर हानि कितनी है अपने पास, 10%, 10%। ओके, अब अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि सबसे पहले माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। जब तक क्रय मूल्य नहीं आएगा तो अपन ये नहीं बता सकते कि इस पूरे लेन देन में अपने को लाभ हुआ कि हानि हुई, क्योंकि वो क्रय मूल्य देखकर ही हम बता सकते हैं कि अपने को लाभ हुआ है कि हानि हुई है। ये बात मैं आपको पहले अवगत करवा चुका हूं इस चीज से। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि चूंकि माना कि, आप यहां से क्या मानेंगे, माना कि अपने पास पहली भैंस का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। ओके, इसलिए लिखेंगे आप, चूंकि पहली अपने पास भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो पहली भैंस पर उसको हो क्या रहा था, लाभ। क्या हो रहा था, लाभ। कितने प्रतिशत का, 5% का लाभ हो रहा था। इसका मतलब आपको पता है, जब आप 100 रुपए मांग के चलेंगे, मान लीजिए वो जो अपने पास दूध वाला उसको 100 रुपए में खरीद के लाता, और जब वो पहली भैंस को बेचता तो वो 5% के लाभ में बेच रहा है ना। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे आप 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए, उसमें आपने 5% का लाभ कमाया, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपए। 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपए। इसका मतलब आपने उसमें लाभ कमाते हुए जब उसको बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य प्लस आपका लाभ, तो क्रय मूल्य कितना अपने पास 100 और लाभ कितना 5, तो 105 रुपए। कितना हो जाएगा, 105 रुपए। तो आप देखिए,
अब ध्यान रखना, अपने को विक्रम मूल्य दिया हुआ है, क्रम मूल्य दिया हुआ है, विक्रम मूल्य दिया हुआ है। तो एक ही नियम में ये होता है कि जो जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है वो स्टेटमेंट में, खत्म में कहां आता है, लास्ट में। तो आप सबसे पहले विक्रम मूल्य लिखेंगे कि जो पहली भैंस का विक्रम मूल्य 105 रुपए है, तो क्रम मूल्य कितना था उसका 100 रुपए। आप ऐसे लिखिए, चूंकि पहली भैंस का विक्रम मूल्य 105 हो तो क्रय मूल्य बराबर कितना है उसका 100 रुपए। ठीक है। अब इसलिए पहली भैंस का यदि विक्रम मूल्य 1 रुपए है, यदि आपका विक्रम मूल्य जैसे कम हुआ तो क्रम मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम, मतलब भाग लग जाएगा। हो तो क्रम मूल्य बराबर 100/105। ओके मेरे बच्चों। अब अपने पास विक्रम मूल्य दे कितना रखा है पहली भैंस का 20,000, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों ही भैंसों का अपने पास विक्रम मूल्य कितना था 20,000, प्रत्येक का 20,000 था, इसलिए दोनों का विक्रम मूल्य 20,000 है। तो पहली भैंस का, इसलिए पहली भैंस का विक्रम मूल्य 20,000 हो तो क्रम मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है। अपने पास एक विक्रम मूल्य है तो उसका मान ही है, और जब विक्रम मूल्य 20,000, जैसे विक्रम मूल्य बढ़ा तो क्रम मूल्य भी बढ़ेगा, अर्थात गुणा हो जाएगा। तो 100/105 गुणा 20,000 ओके। तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका 5 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास, 5 दूनी 10, 21 बार, और 5 से कम 5, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास 20 बार। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहां पर 20,000 को 20 से मतलब 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4 जीरो और एक 5 जीरो। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 4 के आगे 5 जीरो, मतलब 4 लाख। कितना हो जाएगा, 4 लाख में आप किसका भाग देंगे, 21 का। किसका भाग देंगे, 21 का। ठीक है। तो भाग दे लो, लगभग कितना आएगा वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, भाग दो। तो अपने पास 21 का भाग पहले 40 में देखिए, तो 21 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, एक बार। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, 20 से कम 20, शेष पर कितना रहा 19। तो जब 19 शेष पर रहा तो कितना हो जाएगा 190। 190 में 21 का भाग आपको पता है 21 9, 20 9 180, और 21 9 189। तो 189 9 बार चला जाएगा, 189 9 बार। ठीक है, 9 बार। ठीक है, 189 हो गया। कितना शेष पर रहा वहां से अपने पास, एक। ठीक है, कितना रह गया अपने पास शेष पर, एक। ओके, एक क्या ये क्या आएगा अपने पास, यहां तक हो गया पूरा प्यारे बच्चों। यहां से 19 शेष पर रहा था तो इसका 190 हुआ, फिर 190 से अपने पास शेष पर एक रहा, एक के बाद में कितना आएगा 0। अब क्या 10 में आपने 0 लेकिन नीचे आ गए, क्या 10 में भाग जाएगा उसका, 10 में भाग नहीं जाएगा। तो जैसे ही सीक्वेंस टूट जाता है, भाग देने का जो क्रम है वो टूट जाता है, तो टूटे भाग की शून्य, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा 0। ओके, जब 0 लग गया तो अपने पास क्या ले सकते हैं अपन, एक 0 और ले सकते हैं। तो 100, अब 100 में भाग चला जाएगा। 21 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, आपको पता है 20 25 100, तो इसका मतलब 5 बार तो जाएगा नहीं। 21 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार। ठीक है, तो 21 4 84, कितना शेष पर रहेगा अपने पास, कितना शेष पर लगेगा यहां से, देखो प्यारे बच्चों, यहां से आपने 19 190, फिर 10 का ये 0 ले लिया था, फिर ये 0, लास्ट का 0 है ये अपने पास। ठीक है, तो कितना शेष पर रहेगा 16, 16 का 160, कितना हो जाएगा 160। 21 का भाग 160 में आपको पता है 20 8 160, तो इसका 21 का भाग 8 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा 7 बार। और 21 7 20 7 कितना होता है 140, तो 21 7 147। ठीक है, कितना शेष पर लग जाएगा 13। ठीक है, 160 था ना, तो 13 शेष पर, 13 में बाहर जाएगा नहीं इसलिए दशमलव है, तो 130, और 130 में कितनी बार जाएगा 21 का भाग 21 6 126, 6 बार। ठीक है, 4 रहेगा तो फिर वही बात, एक बार, लगभग अपने पास आ जाएगा 19,047.61 रुपए। ठीक है, ये अपने पास उसका क्या आ गया, क्रम मूल्य अपने पास प्राप्त हो गया। ओके, पहली भैंस का। इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार माना कि दूसरी भैंस का क्रम मूल्य बराबर 100 रुपए। अपने दूसरी भैंस का भी मान लिया कितना है 100 रुपए है, तो अपन क्या करेंगे, चूंकि वही बात दोबारा, अब अपने पास ध्यान रखना
इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है। इसका मतलब आप क्या लेंगे, इसका विक्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे, 90 रुपए। कितना लेके चलेंगे, 90, क्योंकि 100 पर 10% की हानि होती है, अर्थात वो कितने रुपए में बेची जाएगी, 90 रुपए में, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे यहां से आप लिखेंगे कि पहली भैंस का, चूंकि पहली भैंस का विक्रय मूल्य 90 रुपए हो तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। समझ आ गया आपको, क्योंकि उसके 10% हानि, इसका मतलब वो उसमें उसको बेचेगा कितने रुपए में, लाया तो वो 100 रुपए में था, लेकिन बेचेगा उसको 90 रुपए में, यदि 10% की हानि हुई तो। यदि इसलिए यदि वो पहली भैंस अपने पास यहाँ पे दूसरी भैंस चल रही है ना, तो दूसरी भैंस लिखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे लिखना दूसरी भैंस दोनों में, ठीक है, यहां से आपने माना था दूसरी भैंस, तो इसलिए दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य 1 रुपए हो, कितने रुपए हो, 1 रुपए हो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसका भी क्रय मूल्य भी कम, तो 100/90 का भाग। ठीक है, अब अपने पास इसलिए विक्रय मूल्य दे रखा है दूसरी भैंस का कितना, 20,000, दोनों का 20,000 ही है, तो इसलिए दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 हो तो कितना हो, 20,000 हो तो क्रय मूल्य बराबर 100/90 गुणा 20,000, 100/90 गुणा 20,000, 80 से 80। अब क्या करो आप, दो क्या, ये कितने जीरो है, 4, और एक ये 5, मतलब 2 लाख में आप किसका बांट दो, 9 का, 2 लाख में किसका बांट दो, 9 का, ओके, बांट दो 9 का, वो अपने पास क्या आ जाएगा, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार, ठीक है, कितना से अपने पास कितने बचे, 18, 2, 0, कितना हो गया, 0, तो अपने पास कितना हो गया, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर अपने पास कितना रहा, शेषफल 2, तो फिर जी 20, फिर 9 दूनी 18, फिर शेषफल 2, फिर 9 दूनी 18, फिर शेषफल 2, 9 दूनी 18, तो अपने पास 22,222.22, ये अपने पास मान आ जाएगा। ठीक है, ये उसका दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य है, ये चलता रह जाएगा। इसका मतलब इस पे बार लगा सकते हो आप, बार मतलब जो संख्या आगे रिपीट होती जाएंगी, तो 22,222.2 बार, इसका मतलब 2 आता रहेगा। ओके, यहां तक तो अब अपने पास दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य है कितना, एक का 20,000 है तो दोनों का 40,000 रुपए है, और दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, तो पहले आप क्रय मूल्य याद कर लो, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य, अभी पता चल जाएगा लाभ है कि हानि है। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो अपने पास है लाभ है, और यदि क्रय मूल्य ज्यादा है तो अपने पास है हानि है, बस कहानी खत्म। तो आप देखो, इसलिए दोनों भैंसों का, इसलिए आप यहां से, इसलिए दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 19,047.61, और उसमें जोड़ दो आप कितने, 22,222.22, ठीक है, जोड़ो तो 3, 8, 83 दशमलव है, कितना हो जाएगा, 7, 2, 9, 4, 2, 6, 2, 9, 2, 11, 3, 1, 4, 41,269.83 रुपए हो गए। आप जबकि लिखेंगे चूंकि, आप लिखिए कि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, चूंकि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 1 का 20,000 था, तो दोनों का कितना हो गया, 40,000 रुपए, कितना हो गया अपने पास है, 40,000 रुपए। क्या यहां से सही हुआ, एक दोनों का विक्रय मूल्य अपने पास 40,000 है, और क्रय मूल्य कितना अपने पास 41,269.83, क्या यहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा है, नहीं, विक्रय मूल्य तो कम है 40,000,
जबकि ज्यादा कौन है, क्रय मूल्य। आप लिखेंगे इसलिए क्रय मूल्य, आप लिखेंगे चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है इससे, विक्रय मूल्य से। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, हानि हो गई, क्या होगी, हानि। लेकिन चूंकि क्रय मूल्य बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से, इसलिए अपने पास क्या होगी, हानि बराबर, क्या होगी अपने पास से, हानि बराबर। और हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो अपने पास क्रय मूल्य कितना, अपने पास 41,269, 41,269.83, इसमें से 40,000 दशमलव के आगे 2 जीरो लगा लो, क्योंकि इसमें दशमलव के आगे 2 जीरो है, इसलिए उसके आगे जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.83 ऐसा कैसा, 9 में से जीरो जाएगा 9, 6 में से जीरो 6, 2 में से जीरो 2 और 1 में से जीरो 1, तो 1269.83 रुपए का अपने पास क्या हो जाएगी, हानि। क्या हो जाएगी, हानि। तो आप लिख देना, अतः पूरे लेन देन में अपने पास 1269.83 रुपए की हानि हुई। समझ आया आपको, ठीक है। तो ये अपने पास इसका उत्तर है। ओके, और कोई समस्या नहीं ना, सबसे इजी सवाल है। अब अपन बढ़ते हैं अपने सवाल 8 की ओर। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है अपने पास, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। एक टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000 रुपए, ठीक है। और उस पर अपने पास क्या होता है, 12% का बिक्री कर मतलब जो टैक्स है अपने पास, सेल टैक्स है, वो उसमें जोड़ दिया जाता है 12%। तो आप बताइए कि जो अपने पास विनोद इस जो टेलीविजन को खरीदेगा तो कितने रुपए का भुगतान उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है, 13,000 रुपए है, ठीक है। अपने पास टेलीविजन का मूल्य कितना अपने पास है, 13,000 रुपए है। इस पर 12% बिक्री कर, 12% क्या किया जाता है, बिक्री कर जोड़ा जाता है, बिक्री कर जोड़ा जाता है। तो विनोद द्वारा इस टेलीविजन को खरीदने पर किया जाने वाले भुगतान की राशि, किए जाने वाले भुगतान ज्ञात कीजिए, या भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। किया जाने वाली भुगतान राशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि जो सेल टैक्स होता है, ठीक है, जो सीजीएसटी या आपके पास एसजीएसटी होता है, वो अपने पास किस में लगता है, उसके विक्रय मूल्य पर। यहां पर वो कह रहा भी यही है, वो कह रहा है कैसे है, टेलीविजन का मूल्य मतलब जो खरीदने वाला मूल्य वो उसका कितना है, 13,000 रुपए। तो जब आपने पास जब विनोद जाएगा उसको खरीदने के लिए, तो जब वो 13,000 रुपए उस टीवी की देगा तो उसके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया ना। अरे विनोद के लिए तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो उसका मूल्य कितना था, 13,000 रुपए। ओके, और उस पर 12% क्या लिया जा रहा है, अपने पास बिक्री कर। और बिक्री कर हमेशा जो सेल टैक्स होता है वो हमेशा किस पे लगाया जाता है, विक्रय मूल्य पर। तो आप यहां लिखेंगे विनोद के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना था, 13,000 रुपए, ठीक है। विनोद के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य, क्योंकि जब वो खरीदने जा रहा था तो उसको 13,000 रुपए बताया गया था कि आपके पास टेलीविजन की कॉस्ट है 13,000 रुपए, आपको जब आप खरीदेंगे तो आपको 13,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो आपके पास जाहिर सी बात है आप लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, अपने पास दिया हुआ है विनोद के लिए टेलीविजन का मूल्य कितना था, 13,000 रुपए था। कितने रुपए थे, 13,000 रुपए। चूंकि सेल टैक्स आप लिखेंगे, और
इसे टीवी पर बिक्री कर वो कितना अपने पास 12%। इसलिए विनोद द्वारा टीवी पर दिया जाने वाला, आपको पहली बात टीवी पर दिया जाने वाला बिक्री कर कितना है, पहले बिक्री कर तो बताइए कितना है। वो तो 12% में है, आपके पास राशि तो नहीं है ना, वो राशि ज्ञात कीजिए और वो फिर विक्रय मूल्य में जोड़ देना। वो आपके पास विनोद द्वारा दिया जाने वाला भुगतान की जाने वाली राशि, जो जितने का वो भुगतान करेगा वो राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इसलिए विनोद द्वारा टीवी पर टेलीविजन पर दिया जाने वाली या दी जाने वाली बिक्री राशि मतलब जो बिक्री राशि है या जो बिक्री कर है, बिक्री कर की राशि, ऐसे लिखिए बिक्री कर की राशि कितना देगा विनोद उस टीवी पर कितना बिक्री करेगा, उसकी राशि हमें ज्ञात करनी है। तो राशि बराबर क्या हो जाएगा, देगा किस पर, वो विक्रय मूल्य पर, और विक्रय मूल्य कितना था 13,000 का कितना 12%, 13,000 का 12%। तो 13,000 गुणा 12%, 12/100, 2 0 से 2 0 तो 1 0, 12 3 36, 12 3 36, 6 फिर 3, 12 1 12, 12 3 15, ये 1560 उसको क्या देना पड़ेगा, बिक्री कर देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इसलिए विनोद द्वारा टीवी पर कुल दिया जाने वाली या दी जाने वाली भुगतान राशि, ठीक है, या की जाने वाली भुगतान राशि कितनी हो जाएगी, 13,000 प्लस 1560। तो 13,000 में 1,000 जोड़ा 14,000, 14,560, तो 14,560 रुपए। और यही क्या उसका उत्तर, जो उसने पूछा था उसका आंसर अपने पास आ गया कि विनोद द्वारा जो राशि है भुगतान की जाने वाली राशि है वो कितनी होगी अपने पास होगी 14,560। ये 14,000 रुपए प्यारे बच्चों, 14,560 रुपए हैं। ओके, कोई डाउट यहां तक, कोई ना, सबसे इजी सवाल रहा, हो गया अपना सवाल, ठीक है। अपन बात करते हैं अपने सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 है अपने पास कि अरुण एक स्केट्स जानते हो, जो अपने पास नहीं होती क्या, जो अपन देखते हैं कई छोटे बच्चे अपने पास क्या करते हैं, जो पैरों में डालकर उसको अपने पास स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग का मतलब जो जूते होते हैं उस पे पहिए लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको स्केट बोलते हैं। जो अपने पास क्या है वो किसी सेल से अरुण क्या है, अरुण किसी सेल से स्केट्स खरीद कर लाया जिस पर अपने को 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है। यदि वो उसके 1,600 रुपए चुकाकर आया, कितने रुपए चुकाकर आया, भुगतान की गई राशि 1,600 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कि अरुण किसी सेल से स्केट्स खरीद कर लाता है, उस पर उसको 20% का बट्टा दिया जाता है। कितना प्रतिशत का बट्टा दे रखा है उसको, 20% का बट्टा दिया जाता है। अरुण द्वारा स्केट्स की भुगतान की गई राशि कितनी हो, की गई राशि 1,600 रुपए हो। कितने रुपए हो, 1,600, मतलब वो 1,600 रुपए दे के आया। जब उसको 20% का बट्टा दिया गया तब भी वो कितने रुपए दे के आया, 1,600 रुपए हैं। तो स्केट्स पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ आया आपको? मतलब अपने पास अंकित मूल्य नहीं दिया गया है कि उन स्केट्स पर कितना अंकित मूल्य था, बस हमें बताया गया कि उस स्केट पर जो राशि थी उस पर 20% उसको डिस्काउंट दिया गया और अरुण 20% डिस्काउंट के पश्चात उसके 1600 रुपए चुका कर आया है। तो आप ये बताइए कि अरुण जो उस पर स्केट्स पर जो अंकित मूल्य था वो कितना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो बट्टा दिया जाता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर अंकित मूल्य दे नहीं रखा है, तो सबसे हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि स्केट्स पर अंकित मूल्य बराबर कितना है? 800 रुपए। कितना अपने पास? 800 रुपए अपन ने मान लिया स्केट्स पर, ठीक है। अब जब स्केट्स पर 800 रुपए है अंकित मूल्य, तो उसने कहा 20% बट्टा दिया गया है और बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। जो डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य पर, इसलिए अपने पास 20% बट्टा देने पर बट्टा राशि, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया गया? अपने पास 20% बट्टा देने पर बट्टा राशि। तो बट्टा राशि कितनी होगी? 8 का 20%, भाई अंकित मूल्य का 20%, तो 8 का 20%, तो 8 गुणा 20/100, तो कितना हो गया? 1/5, अर्थात 8/5 रुपए अपने पास हो गए, ठीक है। ये उसको क्या दी गई है? बट्टा दिया गया है। इसलिए अपने पास अपने अनुसार जो भुगतान की जाने वाली राशि है, भुगतान की गई राशि अपने अनुसार क्या हो जाएगी? उसका पहले अंकित मूल्य कितना था? 800 रुपए, और उसमें से उसने कितना बट्टा राशि कितनी होगी? 8/5, तो 8/5 की उसको छूट दे दी, 8/5, ठीक है। तो बट्टा 1। अब आपको पता है लघुत्तम कितना आ जाएगा? 1 और 5 का 5 लघुत्तम, 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 को 8 से गुणा करने पर 5x माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 8 से गुणा करोगे 8, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 4x/5। ये राशि क्या है? जो भुगतान की राशि अपने अनुसार, जब अपन मान के चलें कि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए था, तो अपने अनुसार उसकी भुगतान की राशि कितनी है? 4x/5 रुपए अपने पास प्राप्त हुई। 4x/5 अपने पास रुपए प्राप्त हुए। इसलिए जबकि प्रश्नानुसार कितने रुपए दे रखे हैं? 1600 रुपए। ये प्रश्नानुसार दिया हुआ है। ये क्या दिया अपने पास? प्रश्नानुसार 1600 रुपए दिए हुए। अपने अनुसार ये आया, मानने के पश्चात दिए भी कितने हैं? 1600 रुपए। तो ये क्या हो जाएंगे? ये 1600 रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो आप इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार 4x/5 बराबर अपने पास कितने हैं? 1600 रुपए। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है? x का मान। किसका मान? x का। तो जो x के गुणा में है वो पक्षांतर होते ही भाग में, और जो भाग में वो किसमें हो जाएंगे? गुणा में। तो अपने पास x बराबर 1600 के गुणा में चला जाएगा 5। समझ आया कैसे गया? क्योंकि 5 भाग में था, गुणा में हो गया पक्षांतर होते ही। गुणा में है वो भाग में, तो बट्टा 4। 4 से 1600 कट गया 400 बार, और 400 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20 नहीं, 2000। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास? 2000। क्योंकि 400 ही है ये। 400 को 5 से गुणा करोगे, 5 और 20 और 2 जीरो, तो अपने पास 2000 रुपए। तो इसका मतलब ये 2000 रुपए किसके बराबर आ गया? अपने पास 8 बराबर। किसके बराबर आया? 8 बराबर। और 8 किसका मान माना था आपने? अंकित मूल्य। किसका मान माना था? अंकित मूल्य। इसलिए स्केट्स का अंकित मूल्य कितना होगा? स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपए। 2000 रुपए होंगे, और ये हमसे पूछा गया था। ओके प्यारे बच्चों, अपने 9 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।